अब हम बात करेंगे इनकम टैक्स के 2016 के अनसॉल्व पेपर के बारे में। इससे पहले 15 वाला कर रखा है, तो ये देखते हैं हम। पहले हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन क्या है, एक बार ही सारे सबको पढ़ लेंगे। जो ये 10 क्वेश्चन है प्रत्येक को करना है, बार बार ही पलटना पड़ता है, इसलिए एक बार ही सब कुछ पढ़ लेंगे। उसके बाद एक नोट्स बनाई है, उसको एक तरफ से पढ़ लेंगे क्या क्या है। एक पहले में बताना है टैक्स अवॉइडेंस क्या है पहला। दूसरा डीएम्ड एसएससी बताना है। उसके बाद असेसमेंट ईयर क्या होता है वो बताना है। एंड रेसिडेंस कंपनी कौन सी होती है वो बताना है। एंड उसके बाद एनुअल वैल्यू बताना है। उसके बाद स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन बताना है। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट बनाना है। एंड व्हाट आर लेस टैक्स सिक्योरिटीज, क्या कौन कौन सी होती हैं वो बताना है। एंड पैन नंबर में बताना है, परमानेंट अकाउंट नंबर क्या होता है वो बताना है। इसको एक वीडियो में इसको ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो देखते हैं क्या लिख रखा है मैंने। तो क्वेश्चन आंसर नंबर फर्स्ट डाल के सब कुछ लिख लिया है। तो पहला क्वेश्चन था टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है? इट इज अ आर्ट ऑफ डैजिंग टैक्स विदाउट एक्चुअली ब्रेकिंग द लॉ। मतलब ये एक कला होती है जो हम लॉ को ब्रेक तो नहीं करते, उससे बिना ब्रेक किए ही हम टैक्स की चोरी कर लेते हैं। अगर लॉ को ब्रेक करके करते हैं तब तो वो टैक्स इवेजन हो जाता है, लेकिन बिना लॉ को ब्रेक किए हुए जब चोरी करते हैं तब हमारा होता है टैक्स अवॉइडेंस। ठीक है। टैक्स अवॉइडेंस मीन्स रिड्यूसिंग द टैक्स लाइबिलिटी बाय टेकिंग द एडवांटेज ऑफ द लूप होल्स इन लॉ। वही कि टैक्स में, इनकम टैक्स में जो हमारे लॉ में लूप होल्स हैं उनका एडवांटेज लेके हम जब टैक्स की चोरी करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम डीम्ड एसएससी क्या होता है। डीम्ड एसएससी, अ पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी फॉर सम अदर पर्सन इज कॉल्ड डीम्ड एसएससी। डीम्ड एसएससी वो होता है माना गया एसएससी। ठीक है। एसएससी हम जानते हैं जो किसी भी टैक्स पेबल हो, टैक्स देने के लिए लाइबल हो वो। तो डीम्ड एसएससी वो होता है जब कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन की जगह पे टैक्स देने के लिए जब वो लाइबल हो किसी भी जगह पे। जैसे हमने ऐसे ही पढ़ा था, वो प्रॉक्सी पढ़ा था हमने कंपनी लॉ में, कि मेंबर अपनी जगह पे किसी दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट करता है, वो जाके वोट करता है। ऐसे ही यहाँ पर भी जो हमारा एसएससी है वो अपनी जगह पे किसको, एक दूसरे पर्सन को टैक्स देने के लिए लाइबल करता है। उसे कहते हैं माना गया एसएससी, डीम्ड एसएससी। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं असेसमेंट ईयर क्या होता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 के अंडर इसको कवर किया गया है। असेसमेंट ईयर मीन्स द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। असेसमेंट ईयर मतलब वो होता है, ये 12 महीनों का एक पीरियड होता है जो कि प्रत्येक साल 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। ठीक है, 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है हमारा असेसमेंट ईयर। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं रेसिडेंट कंपनी कौन सी होती है। इंडियन कंपनी ऑलवेज बी रेसिडेंट एंड इफ इट इज फॉरेन कंपनी देन इट शुड बी कंट्रोल्ड बाय द इंडिया 100%। मतलब जो इंडियन कंपनी होती है, जो हमारे भारतीय कंपनी होती हैं, उनको कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलवेज भी रेसिडेंट होती हैं। ठीक है। लेकिन जो फॉरेन कंपनीज हैं, अगर उनको रेसिडेंट बनना है तो उनका 100% कंट्रोल कहाँ से होना चाहिए? हमारे भारत से होना चाहिए, तब तो वो रेसिडेंट कंपनी होंगी। आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी, जो कि सेक्शन 17 सबसेक्शन थर्ड के अंतर्गत इसको कवर किया गया है। जब हमें सैलरी की जगह पर कुछ और मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, देखते हैं क्या है। द अमाउंट ऑफ एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एन एसएससी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉयर एट और इन कनेक्शन विद द टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। जब भी अगर किसी व्यक्ति को अपने एम्प्लॉयर से उसको जब निकाला जा रहा है, उसकी जॉब से उसको निकाला, उसको रिजाइन कराया जा रहा है, उसका टर्मिनेशन कराया जा रहा है। ठीक है। तो उसको कंपनसेशन जो मिलता है, रिजाइन उसको टर्मिनेट करने पर जो कंपनसेशन दिया जाता है उसको, दैट इज प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। कई पॉइंट्स हो सकते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है इसलिए मैंने एक छोटा सा पॉइंट लिख रखा है। तो जितना हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं पेपर के हिसाब से, अनसॉल्व के हिसाब से, तो उसी के हिसाब से मैंने लिख रखा 2 मार्क्स के लिए। इतना एक बता दिया कारण क्या हो सकता है,
कि जब टर्मिनेट किया जाएगा उसको जो कंपनसेशन मिलेगा दैट इज प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं एनुअल वैल्यू भी पूछा था। एनुअल वैल्यू क्या होता है? एनुअल वैल्यू सेक्शन 23 सबसेक्शन फर्स्ट। तो क्या है? द सम फॉर विच द प्रॉपर्टी माइट रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू लेट फ्रॉम ईयर टू ईयर। वह राशि जिसके लिए किसी संपत्ति को साल दर साल किराए पर देने की उम्मीद की जाती है। ठीक है, वह राशि जिसके लिए किसी भी संपत्ति को साल दर साल किराए पर देने की उम्मीद की जाती है दैट इज कॉल्ड एनुअल वैल्यू। वैसे तो यहाँ तक ठीक था, लेकिन एनुअल वैल्यू में कुछ पॉइंट होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। अगर ये पता रहे हमें क्या होता है तो ज़्यादा सही रहता है। इसको जब हम लिख देंगे तो अच्छा लगेगा देखने में। एग्जामिनर जो हमारी कॉपी चेक करेगा उसको सेटिस्फैक्शन अच्छे से मिल जाएगा, हाँ बंदे को इतना सब आता है। तो एक्चुअल रेंट क्या होता है? एक्चुअल रेंट कैसे निकलता है? एक्चुअल रेंट ऑनर और टेनेंट जो किराएदार है और ऑनर दोनों मिलके हमारा एक्चुअल रेंट तैयार करते हैं। मतलब जब हमें किराए पर कोई मकान लेना है तो हम ओनर से उसके पूछेंगे, और हम अगर वो बोलेगा, मान लेते हैं 2000 उसने बोला, तो हम बोलेंगे मैं स्टूडेंट हूँ, ऐसे ही 1500 में आप दे सकते हो। तो वो ऐसे लमसम करके 1700 में हमारा फिक्स हो गया। तो वो जो हमने तय किया दैट इज एक्चुअल रेंट। अब म्युनिसिपल वैल्यू क्या होती है? ये म्युनिसिपल डिपार्टमेंट वाले ये तय करते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। म्युनिसिपल वैल्यू म्युनिसिपल डिपार्टमेंट वाले तय करते हैं। अब फेयर रेंट कौन तय करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो होता है वो फेयर रेंट तय करता है। ठीक है। और स्टैंडर्ड रेंट कौन तय करता है? स्टैंडर्ड रेंट तय करता है हमारा रेंट कंट्रोल एक्ट 1972। कौन? रेंट कंट्रोल एक्ट 1972 हमारा स्टैंडर्ड रेंट तय करता है। आगे अब हम क्वेश्चन देखते हैं अगला वाला। स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन सेक्शन 43 सबसेक्शन 5 के अंडर मीन्स अ ट्रांजेक्शन इन विच द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पर्पज or sale of any commodity including stock and share is periodically or ultimately settled otherwise than by the actual delivery or transfer of the commodity or scripts। मतलब ये एक तरीके से सट्टा लगाना होता है जब हम किसी भी चीज के ऊपर ना हम कोई न गुड्स परचेज कर रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, बस एक तरह से किसी से अंदाजा लगा रहे हैं कि भाई साहब अगर इसका प्राइस ज्यादा गया तो मैं आपको पैसा दूंगा, अगर इसका प्राइस डाउन गया तो आप मेरे को पैसे दोगे। ऐसे ही हम जब सट्टा लगाते हैं, ऐसे करते हैं बात, तो दैट इज कॉल्ड स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन। ठीक है, ना कुछ ले रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं, ऐसे ही सट्टे में बात करेंगे। अगर कुछ हुआ, प्राइस ऊपर नीचे जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही, तो जो जीतेगा भैया उसको पैसा देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्या होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अ कैपिटल एसेट हेल्ड बाय एन एसएससी फॉर मोर देन 36 मंथ। जब कोई कैपिटल एसेट को किसी एसएससी ने 36 महीने से ज्यादा रखा हो अपने पास, 36 महीने से ज्यादा रखा हो अपने पास, दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ठीक है। अब हम देखते हैं लेस टैक्स सिक्योरिटीज। लेस टैक्स सिक्योरिटीज कौन कौन सी होती हैं? अगर ये वैसे बता दे तो कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए पूरा चार्ट बना लिया है सिक्योरिटीज का, कौन कौन सी लेस सिक्योरिटीज होती हैं, कौन कौन सी नहीं, देखते हैं हम। तो सिक्योरिटीज, पहले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, इसको भी कॉमन नाम कर दें। एक सिक्योरिटीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में एक टैक्स फ्री सिक्योरिटीज जो कि अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 15 के अंडर कवर किया जाता है, एंड एक लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में दो होती है, एक टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी, एक लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी। एंड एक अब दूसरे पार्ट में आते हैं नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी दो पार्ट में होती है, एक टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, एक लेस टैक्स नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या है? पैन। व्हाट इज परमानेंट अकाउंट नंबर? पैन इज अ यूनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर इशूड टू ऑल एसएससी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये यूनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है जो कि इशू किया जाता है
ऑल एसएससी को, सारे एसएससी को जो कि कवर होते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1960 अंडर 61 के अंडर, जिनको कवर किया जाता है। तो मैंने ये कर लिया, 10 क्वेश्चन हो गए। ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तब तक मिलते हैं, थैंक यू।